नमस्कार। कल हमने बिना बोझ की शिक्षा किस प्रकार की होती है उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम बिना बोझ की शिक्षा के लिए समिति गठित हुई थी 1992 में और उसने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी थी। उसके जो कि प्रोफेसर जिसपाल की अध्यक्षता में बनी थी, उस समिति ने क्या सिफारिशें की उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उसकी सिफारिश थी कि निजी सफलता को पुरस्कृत करने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं उनको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को आनंददायक शिक्षा प्राप्ति से दूर रखती हैं। यानी जो निजी सफलता प्राप्त करे, बच्चों को निजी सफलता दिलाए, जो निज के लिए हो, खुद के लिए हो, अकेलेपन के लिए, उस ऐसी वो बोझ होती हैं एक बच्चों के ऊपर। इसके लिए सहयोगशील शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा दिया जाए और सामूहिक गतिविधियाँ सामूहिक सफलता को प्रोत्साहित, यानी सामूहिक रूप से जो सफलता मिलती है इस प्रकार की गतिविधियाँ हो कि सामूहिक रूप से बालक काम करे, जिससे कि उसको आनंददायक शिक्षा मिले। पाठ्यक्रम बनाने और पाठ्य पुस्तक लेखन के काम को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए, जिससे इसमें शिक्षकों की भागीदारी बढ़ सके। यानी पाठ्य पुस्तक जो पाठ्यक्रम बनाने वाले हैं उनका और पाठ्य पुस्तक लेखन के काम को अलग अलग किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक लेखन में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की भागीदारी हो, इसके लिए विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए, जिससे इसमें शिक्षकों की भागीदारी बढ़ सके। अधिक स्वायत्तता और स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से शैक्षिक सामग्री विकसित करने के अवसर दिए जाए। नहीं, उस क्षेत्र की ज़रूरतों के हिसाब से, स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ की जो शिक्षा की सामग्री हैं वो विकसित करने के अवसर दिए जाए और सभी स्कूलों को पाठ्य पुस्तकों और अन्य सामग्री के चुनाव सहित नवाचार के लिए बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं को पाठ्यक्रम के विकास और शिक्षक प्रशिक्षण के काम में सहायता और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। साथ ही इस तरह की संस्थाओं के शैक्षिक नवाचार के अनुभवों के प्रसार की एक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। जो शैक्षिक नवाचार जो कि कर रही हैं स्वयंसेवी संस्थाएँ, उन नवाचारों को अपनाना चाहिए। जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर ऐसी समितियां बनाई जाए जो अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों के लिए योजना बनाने और स्कूलों की देखरेख का काम कर सके। स्कूल के जरिए सामान खरीदने और बदलने के लिए आकस्मिक निधि की भी व्यवस्था हो और यह धन स्कूलों के वेतन बिल का 10%, यानी जितने वहाँ टीचर्स हैं उनके वेतन बिल का जो 10% अलग से रखा जाए आकस्मिक निधि के लिए। उतना धन, वेतन से नहीं लेकिन उतना धन, 10% धन अलग आकस्मिक निधि, जिससे कि स्कूलों की जरूरी सामान खरीद सके। पाठ्य पुस्तकों को बनाने में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञ सलाहकारों को लिया जाए, न कि लेखकों। यानी पाठ्य पुस्तकों को बनाने के लिए वैज्ञानिक और विशेषज्ञ सलाहकारों के रूप में लिया जाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक लेखकों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पुस्तक लेखक अपने हिसाब से लिखते हैं, जबकि सलाहकार अपने हिसाब से अच्छी पुस्तक तैयार करते हैं। इसलिए पुस्तक लिखने के काम में शिक्षकों को बड़ी संख्या में जोड़ा जाए और इस काम में उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए, ताकि शिक्षकों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो और उनको ये शिक्षक ये समझते हैं कि किस प्रकार से अच्छी शिक्षा दी जाए और किस प्रकार से बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो आनंददायक शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, ताकि शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़े। विभिन्न राज्यों में इस समय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और परीक्षा की 3 अलग अलग समानांतर व्यवस्थाएं चल रही हैं, प्रणालियाँ चल रही है। हर प्रदेश में ज़्यादातर स्कूल राज्य शिक्षा मंडल से संबंधित है, जबकि कुछ स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा से, तो कुछ इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में जो स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित है उन्हें अव्वल दर्जे का माना जाता है। इस वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल का पाठ्यक्रम, जो कि बहुत भारी माना जाता है, राज्यों के शिक्षा मंडलों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। नतीजा यह है कि राज्य के बच्चों के लिए भारी पाठ्यक्रम बन जाता है। अतः यह समिति सिफारिश करती है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल का अधिकार क्षेत्र केवल केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों तक ही सीमित रहे, दूसरे सभी स्कूल अपने राज्य मंडलों के संबंधित रहे। 5वां उन्होंने सिफारिश की कि बहुत छोटे बच्चों के स्कूलों के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जगह, स्टाफ, पढ़ाई और खेल के सामान के मानदंड तय होने चाहिए और यह बात भी तय होनी चाहिए कि स्कूल पढ़ने, लिखने और गिनने की औपचारिक पढ़ाई के रूप में बच्चों पर शिक्षा का ज़्यादा बोझ नहीं डाले। नर्सरी कक्षाओं में दाखिले के लिए होने वाले टेस्ट और इंटरव्यू बंद कर दिए जाने चाहिए। गैर सरकारी स्कूलों को मान्यता देने वाले मानदंड ज़्यादा कड़े हो और ये मानदंड सरकारी स्कूलों पर भी लागू किए जाए, ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो और ये सिर्फ पैसे कमाने का धंधा नहीं बने। पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति माना जाए, ताकि
बच्चों को पुस्तक खरीदने और उन्हें रोज़ रोज़ याद कर स्कूल ले जाने से मुक्ति मिले। टाइम टेबल इसी हिसाब से बनाया जाए कि यह संभव हो सके। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गृह कार्य सिर्फ इतना और ऐसा दिया जाए कि वे अपने घर के माहौल में नई बातें खोजें और उन्हें उन बातों को विस्तार से समझ सके। माध्यमिक या इससे ऊपर वाली कक्षाओं से भी गृह कार्य जहाँ जरूरी हो वहाँ पाठ्य पुस्तक से नहीं हो, लेकिन जब भी छात्रों को पुस्तकों की जरूरत हो बारी बारी से उन्हें उपलब्ध करवा दी जाए। वर्तमान में जो शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 का मानदंड लागू किया जाए और भविष्य में कम से कम प्राथमिक कक्षाओं में इसे 1:30 तक किया जाए। यानी जो शिक्षक और छात्र का अनुभव है वो 40 बच्चों के ऊपर जो एक शिक्षक का अनुपात है वो हर स्कूल में लागू किया जाए और धीरे धीरे उसको प्राथमिक कक्षाओं में तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना ही चाहिए, इस प्रकार से लागू किया जाए। बच्चों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सामाजिक आचरण चाल चलन बनाने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए। शिक्षकों के लिए बीएड में ही नर्सरी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में विशेषज्ञता हासिल करने की संभावनाएं रहनी चाहिए। शिक्षकों के लिए तय किए गए पाठ्यक्रम इस तरह बदलाव किए जाए कि वे स्कूली शिक्षा की बदलती ज़रूरतों के उपयोगी हो सके। इस पाठ्यक्रम में खुद से सीखने और स्वतंत्र चिंतन करने पर जोर दिया जाए। पत्राचार के द्वारा बीएड की उपाधि देने वाले पाठ्यक्रमों को मान्यता समाप्त की जाए। यानी पत्राचार द्वारा जो बीएड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बीएड रेगुलर ही होनी चाहिए। शिक्षकों के लिए भी लगातार शिक्षा प्राप्त करते रहने को लागू करना चाहिए। शिक्षकों को उनके काम के दौरान प्रशिक्षण के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए जाए जो व्यवस्थित तरीके से कल्पनाशीलता के साथ तैयार हो। यानी शिक्षकों को लगातार प्रशिक्षण दिया जाए, उनके काम के दौरान भी उनको प्रशिक्षण दिया जाए, ऐसे कार्यक्रम बनाए जाए। कक्षा 10 और 12 के अंत में होने वाली परीक्षाओं की जांच पड़ताल करके तय किया जाना चाहिए कि परीक्षा के पाठ्य पुस्तकों पर आधारित तथा क्विज टाइप सवालों को अवधारणा पर आधारित प्रश्नों में कैसे बदला जाए। इसे रटने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा। सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम की जांच के लिए एक दल और उसके कई छोटे छोटे दल बनाए जाए। ये छोटे दल निर्णय ले कि कम से कम कितने पाठ पढ़ाए जाए, प्रत्येक पाठ में कम से कम कितनी जानकारियाँ या अवधारणा हो, प्रत्येक जानकारी को आराम से पढ़ाने में शिक्षक को मिलने वाला समय कितना हो, यह भी तय किया जाए। और गणित के पाठ्यक्रम में जांच के बाद उचित बदलाव किए जाए। गणित की मूल अवधारणाओं को पढ़ाने की गति धीमी की जाए। साथ ही अंक गणित के स्थान पर आकार संबंधी समस्याएं हल करना जोड़ा जाए ताकि प्राथमिक गणित के कार्य योजना को फैलाया जा सके। इससे आगे के पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री में गणितीय कौशल को तेज करने के लिए यांत्रिक नियमों को रटवाने के बजाय समझ और बुद्धि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भाषा की पुस्तकों में बोलचाल की भाषा, मुहावरे, बच्चों के जीवन में अनुभव, साधारण लोगों के जीवन की बुरी कहानियाँ, ये सब होनी चाहिए। और किताबों में पंडितव भाषा और उपदेश नहीं होने चाहिए। यानी कठिन शब्दार्थ उसमें नहीं होने चाहिए और उपदेश उसमें नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की उनकी भाषा की किताब हो। प्राथमिक से लेकर उच्चतर तक सभी कक्षाओं के विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रयोग करने के अवसर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा विषय बच्चों और शिक्षकों के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के माध्यम से बताए जाए। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर उपदेश देने की जगह जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के संबंध में सोच विचार करने पर बल दिया जाना चाहिए। इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के पाठ्यक्रमों में बदलाव भी किया जाए जिससे कि बच्चे सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समझ सके और उस पर विचार कर सके। नागरिक शास्त्र और भूगोल को जिस तरीके से आजकल पढ़ाया जाता है वह बच्चों को रटने के बाध्य करता है, अतः उसकी जगह समकालीन अध्ययन शुरू किया जाना चाहिए जिससे बच्चे और समय की वास्तविकता को समझ सके। इस प्रकार से यह सिफारिशें की थी प्रोफेसर यशपाल समिति ने और उनको आनंददायक शिक्षा बच्चों को किस प्रकार मिले जिससे कि कम बोझा कम हो, और ये यशपाल समिति की सिफारिशें बच्चों के बोझ को किया जाए। थैंक यू।